क्या है? नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता चैप्टर है। सिटीजनशिप, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। सिटीजन कहेंगे तो नागरिक, सिटीजनशिप कहेंगे तो नागरिकता। तो कहेंगे कि भारत में नागरिक किसको कहेंगे, या किसी भी देश में नागरिक किस व्यक्ति को कहेंगे? तो जो व्यक्ति, या नागरिकता से तात्पर्य होता है राज्य की पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। उस राज्य की पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना क्या कहलाएगा? नागरिकता कहलाएगा। राजनीतिक अधिकार क्या क्या है जी? राजनीतिक अधिकार क्या है? तो कहेंगे भारत में किसी भी प्रकार का संवैधानिक पद ग्रहण करना। क्या कहेंगे? संवैधानिक पद ग्रहण करना। और संवैधानिक पद कौन कौन सा है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल इत्यादि इत्यादि क्या है? तो संवैधानिक पद है। तो जो नागरिक होते हैं भारत के सभी संवैधानिक पद ग्रहण कर सकते। अन्य नागरिकों को उस क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार होता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक देशी लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? एक देशी लोग होते हैं और एक विदेशी लोग होते हैं। देशी लोग किसी भी देश के जो मूल नागरिक होते हैं वो देशी लोग होते हैं। इन देशी लोगों को भारत के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को या भारतीय नागरिकों को जो यहाँ पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तो उसके साथ साथ कुछ कर्तव्यों को भी पालन करना पड़ता है। क्या कहेंगे? कुछ कर्तव्यों को भी पालन करना पड़ता है। और अब दूसरे जो लोग होते हैं विदेशी लोग होते हैं। विदेशी लोग उस राज्य के नागरिक नहीं होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। देशी नागरिकों को सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को सभी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब देखना है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से नागरिक बन गए तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ जन्म से जो नागरिक होंगे, यहाँ पर कहेंगे जन्म से नागरिक राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर नागरिक है भारत का तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब देखना है कि नागरिकता के लिए हमारे संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है। नागरिकता के लिए हमारे संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है? तो नागरिक के भाग 1 और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के भाग 2 कहेंगे, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधित बातें किया गया है। क्या कहेंगे? नागरिकता संबंधित बातें किया गया है। अब देखो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक भारत में नागरिकता प्राप्ति के बारे में चर्चा मिलती है। नागरिकता प्राप्ति किस प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्ति होगी, इसका बारे में कहाँ वर्णन है? तो 5 से लेकर के 8। फिर आपको कहेंगे
संविधान के अनुच्छेद 9 में क्या वर्णन है? तो नागरिकता त्याग से संबंधित बातें वर्णन किया गया है। यानी किस त्याग या समापन, त्याग या समापन। और संविधान का अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता संघ सूची का विषय है। क्या सूची? संघ सूची का विषय है। और 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया जाएगा। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो केंद्र सरकार को या संसद को प्रदान किया गया। किसको? संसद को प्रदान किया गया है। अब देखो, अलग अलग बातें थी कि संविधान के अनुच्छेद 5 में के तहत कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा। अनुच्छेद 5 के तहत किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा? तो कहेंगे कि वे व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हों। किसे मिलेगा? वो व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हों और 3 में से कोई एक शर्त पूरा करते हो। 3 में से कोई एक शर्त पूरा करते हैं। पहला शर्त क्या है कि उनका जन्म भारत में हुआ हो। उनका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो। क्या कहेंगे? संविधान लागू होने से, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से, 5 वर्ष पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहे हो तो संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद, क्वेश्चन आएगा कि संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा? तो जो व्यक्ति भारत के मूल निवासी हो। भारत के मूल निवासियों को संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता दी गई थी और उसमें उसे 3 शर्त पूरा करते हो। 3 में से केवल एक शर्त पूरा करते हो, उनका जन्म भारत में हुआ हो, उनका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहे हैं। उस व्यक्ति को अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके बाद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6, इसके तहत किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो कहेंगे एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। इसमें किस व्यक्ति को मिलेगा? जो पाकिस्तान से भारत आया हो। पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया हो, इसके तहत अनुच्छेद 6 के तहत उस व्यक्ति को नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है जो पाकिस्तान से भारत आए हो। अब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हो, उन किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा? तो कहेंगे कि उनके माता पिता या दादा दादी। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हो, उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत के नागरिक हो। क्या कहेंगे? अविभाजित भारत के नागरिक हो या अविभाजित भारत में रह रहे हो। उस व्यक्ति को
उस पाकिस्तान से आए व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। बात समझ में गया? किस व्यक्ति को? तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो एवं उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत के नागरिकों, क्या अविभाजित भारत के नागरिक हों, उस व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अब देखो अगला एक अनुच्छेद है 7, संविधान के अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 ये क्या कहता है? तो वे व्यक्ति, इसके तहत उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया जाएगा, इसके तहत उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया जाएगा जो पहले भारत में थे, फिर पाकिस्तान चले गए, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां उन्हें जगह नहीं मिला, पुनः प्रवास के लिए वो भारत लौट आए। तो उस व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से मिलेंगे, इसके बारे में कहाँ वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 7 में क्या कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से स्थानांतरित हुए हो, यानी पाकिस्तान से भारत आए हो, कब? 1 मार्च 1947 से के बाद भारत में स्थानांतरित हुए हों, लेकिन वो बाद में भारत में पुनः आ गए। स्थानांतरित मतलब भारत से गए हो, कहेंगे 1 मार्च 1947 से पहले 1 मार्च 1947 को या उससे पहले पाकिस्तान चले गए हों, कहाँ? पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन वो पुनर्वास के लिए भारत लौट आए हों, भारत लौट आए हों। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से पुनः भारत लौट आए हों, उस व्यक्ति की नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 7 के तहत वर्णन किया गया है। अब एक है नागरिकता प्राप्ति से संबंधित उपबंध, कौन है? अनुच्छेद 8। कौन सा? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 इसमें क्या कहा गया है? यदि किसी व्यक्ति के माता पिता दादा दादी भारत के निवासी हो या कहेंगे अविभाजित भारत के निवासी हो, किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी, माता और पिता या दादा दादी क्या है? अविभाजित भारत के नागरिक, लेकिन उस व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो। जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, उस व्यक्ति को भी संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता प्रदान किया जाएगा। क्या कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत के नागरिक हों, लेकिन उनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। फिर अगला जो उपबंध है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 9 ये नागरिकता त्याग से संबंधित उपबंध है, या नागरिकता किन किन तरीकों से हटाया जा सकता है या त्याग कर सकते हैं, इसके बारे में कहाँ वर्णन है? अनुच्छेद 9 में। क्या कहेंगे? नागरिकता त्याग।
नागरिकता त्याग के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। किस व्यक्ति को नागरिकता कैसे त्याग किया जा सकता है? कहेंगे यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक हो, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, लेकिन वे स्वेच्छा से किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हो। क्या कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक हो लेकिन वे स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अपना लिए हो तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक हो लेकिन वह किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हो या ग्रहण कर लिए हो तो भारत की नागरिकता उसे क्या किया जाएगा? स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय शत्रु देश को साथ देता है, यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय शत्रु देश को साथ देता है, इसको शत्रु देश को साथ देता है, तो उसे पर कौन सा मुकदमा लगेगा? देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। अगर देशद्रोह का मुकदमा साबित हो गया तो उसे भी भारतीय नागरिकता से हटा दिया जाएगा, यानी वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, भारत का अपराधी रहेगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तीसरा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बिना सूचना के 7 वर्षों तक गायब रहता है, भारत के बिना सूचना के 7 वर्षों तक गायब रहता है तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो संविधान के अनुच्छेद 9 में नागरिकता त्याग से संबंधित उपबंध है। अब देखो, एक है अनुच्छेद 10 और एक है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 10 क्या है? तो सिर्फ इसमें कहा गया है कि नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता क्या है? संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और दूसरा कहेंगे 11 क्या है? तो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। किसको? संसद को। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? संसद को प्रदान किया गया है। कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया? 1955। इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या कहेंगे? 55। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है? तो कहेंगे भारत में नागरिकता अर्जन से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्या कहेंगे? नागरिकता अर्जन एवं नागरिकता समाप्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। किसमें? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। फिर से ध्यान देना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ये क्या कहता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 कहता है कि भारत में नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति, नागरिकता का
अर्जन एवं समाप्ति से संबंधित बातें इसमें रखी गई है। और कहा गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम को कई बार संशोधन भी किया गया है। अभी तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को पुनः 5 बार संशोधन किया गया। एक में तो पहला कहेंगे नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1996, पहली बार कब किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। दूसरा जो किया गया, दूसरा किया गया 1992 में। कब किया गया? 1992 में। तीसरा 2003 में और चौथा 2005 में। तीसरा कब? 2003 में। फिर एक हुआ चौथा 2005 में और एक हो गया पांचवा 2019 में। कहेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को अभी तक 5 बार पुनः संशोधित किया गया है। कब? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, दूसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, तीसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, चौथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 और पांचवा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये लास्ट सबसे अंतिम बार नागरिकता से संबंधित संशोधन कब हुआ? तो 2019 में हुआ। पहली बार नागरिकता से संबंधित संशोधन कब हुआ? 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में हुआ। अब देखो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्ति के यानी किन किन तरीकों से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो कहेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र विस्तार के आधार पर, देशीकरण के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहेंगे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत कई प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कहेंगे जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। हम सब की चर्चा करेंगे। चौथा देशीकरण के आधार पर। क्या कहेंगे? देशीकरण के आधार पर। और पांचवा, चौथा न हुआ, चौथा पांचवा जो है क्षेत्र विस्तार के आधार पर, क्षेत्र विस्तार के आधार पर। यानी कहेंगे संविधान, यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किस आधार पर? तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र विस्तार के आधार पर। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि इनमें से किस आधार पर भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। तो ये 5 गो याद रहेगा, तो बाकी जो उसके अलावा जो ऑप्शन आएगा उसको मार देंगे, है ना। कहेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीका बताया गया है नागरिकता प्राप्ति के। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र विस्तार के आधार पर। इन सभी आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, देश की यानी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी बारी से सभी के डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला कौन है, जन्म के आधार पर नागरिकता। क्या कहेंगे, जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर कौन व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है। जन्म के आधार पर कौन व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो कहेंगे यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के दिन से, संविधान लागू होने के दिन से 1 जुलाई 1950 के बीच, कितना, 1 जुलाई 1950 के बीच जन्म लिया हो। कहाँ, भारत में। यदि कोई व्यक्ति 20 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1950 से पहले भारत में जन्म लिया हो तो उसके माता पिता के राष्ट्रीयता के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके आधार पर, उसके माता और पिता के राष्ट्रीयता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन है कि यदि 1 जुलाई 1950 के बाद अगर कोई भारत में व्यक्ति जन्म लिया है, कब, तुम दोनों क्या कर रही है, पकड़ पकड़ो हम घुसाते, हाथ आकर पकड़ो हम घुसाते हैं, एकदम राम मिलावल जोड़ी। एगो काना नहीं, एगो कद्दू, एगो ढेड़ना, एगो कद्दू, एगो ढेड़ना। अब देखो कि यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1950 के बाद अगर कोई भारत में जन्म लिया हो तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि उनके माता पिता में से कोई एक, उनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। यहाँ पर क्या बोले, उनके माता पिता के राष्ट्रीयता के आधार पर। दूसरा, जो व्यक्ति 1 जुलाई 1950 के बाद भारत में जन्म लिए हों, उनकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, कि उनके माता पिता में से, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। उनके जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब आपको उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता किस आधार पर, जन्म के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अगला कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया हो, कब, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया हो, तब उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, तो कहेंगे कि उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए।
क्या कहेंगे? उनके माता एवं पिता दोनों भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों, तभी उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। इधर उधर की बातें कर रहा है और बात समझा रहे हैं तो तुम समझ नहीं रहा है। अभी नहीं समझोगे ना तो बाद में पछताते रहोगे। ध्यान देना है। क्या बोले कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो पहला कंडीशन है कि यदि 20 जनवरी 1950 को यदि कोई 20 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1950 से पहले भारत में जन्म लिया हो तो उसके माता पिता के राष्ट्रीयता के आधार पर, उनके माता पिता के राष्ट्रीयता के आधार पर उन्हें नागरिकता प्रदान किया जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1950 के बाद भारत में जन्म लिए हों, 1 जुलाई 1950 के बाद या कह सकते हैं 3 दिसंबर से पहले, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिए हो तो उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत के नागरिक है तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। तीसरा, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत में जन्म लिया है तो उसे भी नागरिकता प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसके जन्म के समय उनके माता एवं पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए। ना मालूम होगा कि सानिया मिर्जा कहाँ शादी की? पाकिस्तान। अब उसके बच्चे को किस आधार पर नागरिकता मिलेगा? उनके पिता कहाँ हैं? पाकिस्तान के, माता भारत के। तो उन्हें और जन्म लिया कहाँ? अगर जन्म ले लिया भारत में तो जन्म के आधार पर उनके माता के नागरिकता के आधार पर, अगर उसकी माता भारत के नागरिक है तो अगर पाकिस्तान की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेगी तो उसके बेटे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे भी दी जाएगी, उसके लिए हम आगे कहेंगे वंश के आधार पर नागरिकता, क्योंकि उसका वंश तो भारत में होगा। तो दूसरा एक कंडीशन समझ में आया है ना? दूसरा कंडीशन क्या है? वंश के आधार पर नागरिकता। किस आधार पर? वंश के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर तो कहेंगे कि वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी? तो कहेंगे कोई व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के समय या कहेंगे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु में इसमें लगाएंगे 10 दिसंबर 1992 से पहले। क्या कहेंगे? 10 दिसंबर 1992 से पहले वो भारत से बाहर जन्म लिया हो। क्या कहेंगे? भारत से बाहर जन्म लिया हो, भारत में नहीं, भारत से बाहर जन्म लिया हो तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन किस आधार पर? वंश के आधार पर। यानी उसके माता पिता
दादा दादी, वो क्या हो? भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। उस व्यक्ति को भारत में वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब बताओ, सानिया मिर्जा के बेटा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया हो। क्या हो जाएगा गलत? क्या कहेंगे कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लिया हो तो उसे भी वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसे भारत में पिछले 1 वर्षों से भारत में निवास करना होगा। उसके बाद वंश के आधार पर उसे नागरिकता मिलेगी। एक होता है अगला पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकता है। किस आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर। देखो, तुम लोग इधर उधर भटकना शुरू करोगे तो मैं कोती मार के निकलते रहूंगा। जो हम पढ़ाना चाह रहे थे तुम लोग इधर उधर करने लगा तो मैंने थोड़ा सा अपना हाथ खींच लिया। जान लो, तुमको डिटेल पसंद नहीं होगा तो मैं शॉर्टकट में निकल जाऊंगा। मैं क्या करूंगी? पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। यदि भारत सरकार को आवेदन प्राप्त होता है तो आवेदन के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति को पंजीकरण के दिन से लगातार 10 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। पंजीकरण से 10 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, तब उस व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगा। हालांकि भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पंजीकरण के आधार पर ही मिलता है। आपको पता होगा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हॉस्पिटल में ही जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं ना जी। तो क्या हो गया? तुम पंजीकृत हो गया। तो कहेंगे भारत में जन्मे नवजात शिशु के किस आधार पर नागरिकता मिलती है? पंजीकरण के आधार पर। लेकिन यदि भारत में किसी दूसरे देश के राजदूतों के बच्चे पैदा लिए हो या जो दूसरे देश में के हैं लेकिन भारत में काम कर रहे हैं और वो पूरा फैमिली भारत में रह रहे हैं और उनके बच्चे भारत में जन्म लिए हों तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों? कि उसके माता पिता कहाँ के हैं? विदेशी हैं। तो उस व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। इसे मिलेगी जो भारत के नागरिक हों, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों या कभी वो भारत के नागरिक रहे हों उस व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर एक है देशीकरण के आधार पर नागरिकता। किस आधार पर? देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर। ये भी पंजीकरण का ही
कि इसमें भी सरकार आवेदन प्राप्त होने के बाद किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बना सकता है, किसी भी व्यक्ति को। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो व्यक्ति शत्रु देश का ना हो, वो व्यक्ति शत्रु देश का ना हो। तो जो व्यक्ति मित्र देश का होगा उस व्यक्ति को भी देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, है ना। और अगला लास्ट क्या है, क्षेत्र विस्तार के आधार पर। क्षेत्र विस्तार के आधार पर यदि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, POK, वो भारत अपने में मिला ले, भारत उसको अपने में मिला ले, तो वहाँ के व्यक्ति स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। कहने का मतलब, यदि किसी क्षेत्र को भारत जीतता है या अपने में मिलाता है तो उस क्षेत्र के व्यक्ति स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे। किस आधार पर? क्षेत्र विस्तार के आधार पर। किस आधार पर? क्षेत्र विस्तार के आधार पर। अब एक और कंडीशन जान लो तुम लोग कि एक तो 1955 के तहत हुआ, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ सबसे लास्ट में 2019 में। कब? 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अमित शाह मोदी जी के कैबिनेट में या संसद में एक अधिनियम पारित हुआ कि 3 देश के नागरिक या 3 देश के शरणार्थी, कितने देश के? 3 देश के शरणार्थी। वो 3 देश कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थी। क्या बता रहे हैं? गैर मुस्लिम शरणार्थी को भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ध्यान से सुनना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता 3 देशों के शरणार्थियों को प्रदान किया जाएगा। किसको? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और वो शरणार्थी कौन होना चाहिए? गैर मुस्लिम। क्या होना चाहिए? गैर मुस्लिम शरणार्थी होना चाहिए। उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन वे शरणार्थी पिछले 14 वर्षों से भारत में रह रहे हों, पिछले 14 वर्षों से भारत में रह रहे हो। कितने वर्षों से? 14 वर्षों से भारत में रह रहे हो। उस शरणार्थी को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसको किसको? किसको किसको? मुस्लिम छोड़ को, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यानी सभी को नागरिकता मिलेगा, लेकिन मुस्लिम लोगों की नागरिकता नहीं मिलेगा। किस आधार पर? नागरिकता संशोधन अधिनियम